हाँ आप लोग वेलकम यू ऑल टू 5 नवंबर का एनालिसिस। तो पहला आर्टिकल है गाइडलाइंस फॉर मैट्रिमोनियल केसेस के बारे में। तो भाई क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस लेकर दी है मैट्रिमोनियल केसेस, मतलब जो डाइवोर्स के केसेस आते हैं कि किसके बाद में कौन बेसिकली एलिमनी मनी से रिलेटेड, मतलब सारी गाइडलाइंस रिलीज कर दी जो हम आगे पढ़ते हैं। जजमेंट वाज बेस्ड ऑन मैट्रिमोनियल प्ली फ्रॉम महाराष्ट्र, ठीक है। एंड पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस बाय अ मैन, ठीक है। अब शादी कर रहे हैं, अब विमेन है, ठीक है, वो थोड़ा डिपेंडेंट हो जाती है। अगर वो खुद वर्किंग नहीं है तो वो डिपेंडेंट हो जाएगी, ठीक है, फॉर हर फाइनेंशियल नीड्स ऑन द मेन, ठीक है। तो इसीलिए अंडर 125 ऑफ द CRPC सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं बेसिकली, ठीक है। गाइडलाइंस क्या बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने कि डेजर्टेड वाइफ एंड चिल्ड्रंस आर एंटाइटल्ड टू एलिमनी मेंटेनेंस फ्रॉम देयर हस्बैंड्स फ्रॉम द डेट आफ्टर विच दे अप्लाई इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो क्या होता है भाई, ऐसे जो जजमेंट्स होते हैं ना, आप अपने इंटरव्यूअर में कभी आ जाते हैं या फिर आपकी जनरल नॉलेज इन्हांस करने के लिए भी होते हैं कि भाई ऐसा कोई प्रोविजन होता है। मान लो कोई आती है, ऐसे विमेन आती है कि वो डिजर्टेड हो चुकी है, तो फिर आप उसे बोलोगे, आप उसे उसके राइट्स याद दिलाओगे, ठीक है, कि भाई ऐसी जजमेंट है इस तरीके से एंड आप एंटाइटल्ड हो, ठीक है। तो जब आप कोर्ट ऑफ लॉ में अप्लाई करोगे, ठीक है, तो एलिमनी या मेंटेनेंस मनी जो फादर है बेसिकली या हस्बैंड है उसको देनी पड़ेगी। उसके वायलेशन से उसको पनिशमेंट वुड लीड टू पनिशमेंट, जैसे कि सिविल डिटेंशन या फिर उसकी प्रॉपर्टी भी, जो भी जमीन जायदाद है वो अटैच हो जाएगी। प्ली ऑफ द हस्बैंड दैट ही डजंट, वो कुछ बोल देते कि भाई हमारे पास पैसे ही नहीं है, ठीक है। तो बट ये नहीं उसको वो करेगा फ्रॉम, इट विल नॉट बेसिकली रिलीव हिम फ्रॉम हिज मॉरल ड्यूटी टू मेंटेन हिज वाइफ। अगर वो एबल बॉडीड है और उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो चाहे मनरेगा में जाके काम करो, पर तुम्हें काम करके उसको पैसा देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। सो बोथ एप्लीकेंट वाइफ एंड रिस्पोंडेंट हस्बैंड हैव टू डिस्क्लोज देयर एसेट्स एंड लाइबिलिटी इन द मेंटेनेंस केस। तो उनको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे भाई क्या जमीन जायदाद, क्या एसेट्स और लाइबिलिटीज है, ठीक है। एनी अर्लियर केस पेंडिंग अंडर द लॉ, तो वो भी आपको सब रिवील करना पड़ेगा। एक्सपेंस ऑफ द चिल्ड्रन इंक्लूडिंग देयर एजुकेशन, बेसिक नीड्स एंड अदर वोकेशनल एक्टिविटीज शुड हैव टू बी फैक्टर्ड इन बाय कोर्ट्स व्हाइल कैलकुलेटिंग द एलिमनी, ठीक है। अब एलिमनी कितना, 10,000 15,000 जितना भी होगा ना, तो उसमें बच्चे का कितना एक्सपेंस है, एजुकेशन में कितने खर्चे, और फिर बेसिक नीड्स, रोजमर्रा की सब्जी रोटी का खर्चा, वो सब ऐड होगा। एंड स्पायरलिंग इन्फ्लेशन भी उसमें ऐड होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है। ये नहीं कि मेरे 10 साल पहले भी 10,000 रुपए थे और 10 साल बाद भी 10,000 रुपए हैं, तो भाई इन्फ्लेशन भी तो बढ़ता है ना। आज के टाइम में 10,000 वैल्यू रुपए की नहीं वैल्यू है जितनी पहले थी, ठीक है। तो वही है कि जो डिजर्टेड वुमेन है उनकी एम्पावरमेंट के लिए है, क्योंकि ऑब्वियसली लड़की अपना घर परिवार छोड़कर आती है। एंड ये यूनिफॉर्म गाइडलाइन से क्या होगा कि जो भी मेंटेनेंस एलिमनी मनी है वो एक यूनिफॉर्म होगी। एंड बेसिकली क्योंकि हमारा एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी स्ट्रक्चर है, तो सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन सारे कोर्ट्स पे लागू होंगी, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी गुड जजमेंट एंड इट विल डेफिनेटली लीड टू रिड्यूस रिडक्शन इन केसेस ऑफ द डिजर्टेड women. देन मियाज ऑफ असम एंड देयर चार चपोरी कल्चर, ठीक है। बोल रहे हैं कि भाई एक मियाँ म्यूजियम बनाएंगे, ठीक है। तो जो चार चपोरीज में रहते हैं, जो मियाँ लोग हैं, ठीक है, उनकी वो रहते हैं चार चपोरीज में। चार चपोरीज क्या है, एक फ्लोटिंग आइलैंड टाइप की कंडीशन होती है, ठीक है। तो अब असम में इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी हो गई है, तो क्यों। तो म्यूजियम हैज बीन प्रपोज इन द काला क्षेत्रा, ठीक है। काला क्षेत्र क्या है भाई, वहां पे एक नियो वैष्णवनाइट रिफॉर्मर है श्रीमंता शंकर देव, ठीक है। तो श्रीमंता शंकर देव का वहां पे एक कल्चरल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इन द गुवाहाटी, ठीक है। तो उधर ही काला क्षेत्रा रीजन है, ठीक है। तो वो बोल रहे कि उधर बनाएंगे, ठीक है। पर वहां पे श्रीमंता शंकर देव का वहां पे ऑलरेडी ही म्यूजियम बनाया गया है, ठीक है। क्योंकि जब 1985 में असम अकॉर्ड हुआ, असम अकॉर्ड फाइनली साइन हुआ था, क्योंकि असम एजिटेशन बहुत ज्यादा चल रहा था, ठीक है। सो टू प्रोटेक्ट प्रिजर्व एंड प्रमोट द कल्चरल सोशल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी ऑफ द आसामीज पीपल, उसमें बेसिकली ये प्रॉमिस किया गया था, हम है ना। तो उसमें बोला गया, तो फिर वहां उसके रिलेटेड एक श्रीमंता शंकर देव का वहां पे एक कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी बनाया गया है, तो वो हम वहीं पे बनाने की बात कर रही है मियाँ म्यूजियम को। तो इसीलिए लोग अनकंफर्टेबल है इस चीज से। सो हु आर मियास, ठीक है। तो मियाँ कम्युनिटी कंप्राइजेस डिसेंडेंट्स ऑफ मुस्लिम माइग्रेंट्स फ्रॉम ईस्ट बंगाल, ठीक है। तो ईस्ट बंगाल के का जो क्षेत्र है, ठीक है, नाउ बांग्लादेश, तो वहां पे क्या है कि वो लोग माइग्रेट करके गए थे ईस्ट बंगाल से, ठीक है। तो क्या है कि बंगाल पहले पूरा एक बांग्लादेश ही था, ठीक है, जिसमें वेस्ट था और फिर वेस्ट बंगाल था और फिर ईस्ट बंगाल था, ठीक है। ईस्ट बंगाल तो अब बांग्लादेश बन गया, तो हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो वो लोग आसाम की तरफ माइग्रेट करे थे, ठीक है। एंड इसीलिए जो मुस्लिम माइग्रेंट्स है उनको मियाज बोला जाता है। एंड मियाँ उनको थोड़ा डेरोगेटरी टर्म में बोला जाता है कि भाई
आई थिंक आप समझ गए होंगे। सो कम्युनिटी माइग्रेटेड इन सेवरल वेज। तो सबसे पहले तो ब्रिटिश एनेक्सेशन हुआ 1826 में, तब माइग्रेट हुए। फिर 1971 में जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था, ठीक है, जिसमें इंडिया को भी इन्वॉल्व होना पड़ा, तब भी आए थे, ठीक है। एंड मियाज को स्टीरियोटाइप किया गया था एंड बांग्लादेशी ही उनको आज के टाइम पे माना गया है। तो चार चपोरीज क्या होते हैं, फ्लोटिंग आइलैंड टाइप की जगह होती है। एंड चपोरीज क्या होते हैं, लो लाइंग फ्लड प्रोन रिवर बैंक्स में रहते हैं, बेसिकली लो लाइंग एरियाज में, ठीक है। एंड यहाँ पे लो डेवलपमेंट इंडाइसिस भी है, ना अच्छी सफाई है, एंड पॉवर्टी में बहुत ज्यादा लोग हैं। 80% ऑफ चार चपोरीज लिव बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि भाई ये एक इतनी अच्छी तो चीज है भी नहीं ना, जिसको आप चार चपोरीज को आप इतना ग्लोरीफाई करके म्यूजियम बना रहे हो। एंड इवन यूएनडीपी ने भी असम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2014 में बोला गया था कि जो चार चपोरी एरिया है उधर कम्युनिकेशन डेफिसिट है, स्कूलिंग फैसिलिटीज की भी कमी है, ठीक है। एंड गर्ल चाइल्ड मैरिज कराई जाती है, पॉवर्टी और इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा असम में इसके खिलाफ हो रहा है। तो 3-4 वजह है, ठीक है। एक तो पहली बात उधर जो श्रीमंता शंकर देव है उनका बेसिकली कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। एंड इनको एक माइग्रेंट तरीके से देखा जाता है। एंड चार चपोरीज खुद ही इतना ज्यादा बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ही इतना कम रैंक करता है। एंड उधर लो डेवलपमेंट इंडाइसिस है, बिलो पॉवर्टी लाइन में 80% से ज्यादा पॉपुलेशन है। तो इसीलिए थोड़ा इस पे अपोज किया जा रहा है। देन गवर्नर कैन रूल ऑन राजीव कन्विक्ट प्ली, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, तो एमडीएम में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ठीक है, तो राजीव गांधी असैसिनेशन कब हुई, 1991 में। सो सिंस 30 ईयर्स ये अभी तक चल ही रही है, ठीक है। एंड इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो उसमें जो कन्विक्ट्स पाए गए थे, एजी पेरियारा वलन, ठीक है। तो उनको बेसिकली अब उन्होंने ये लगा लो कि 20 साल से ज्यादा तो उन्होंने सजा काट ही ली है। तो उसके बाद तो उनको जब इतनी साल की सजा होती है तो एक पार्डन के लिए आप अप्लाई कर सकते होते हो, ठीक है, कि भाई चलो बहुत सारा टाइम गुजार लिया, अब उनको पार्डन कर देना चाहिए, ठीक है। तो एमडीएम में देख लेते हैं, 1998 में सेटअप किया गया था, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस एमसी जैन कमीशन ऑन इंक्वायरी विच हैज प्रॉब्ड एस्पेक्ट ऑफ गांधी असैसिनेशन, ठीक है। तो बेसिकली ये असैसिनेशन रिलेटेड केसेस के लिए एमडीएम में स्पेशलाइज्ड बॉडी है, ठीक है, अंडर द सीबीआई। एंड गवर्नमेंट हैज आल्सो मेड इट क्लियर दैट इट वाज reluctant to exercise its jurisdiction when governor was already seized of पेरियारी वल्लन सीज फॉर पार्डन आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कोर्ट ने कहा कि भाई ये चीज अभी गवर्नर के पास है नहीं, इवन गवर्नर के पास ये 3 साल तक है, 3 साल से पड़ी हुई है। उन्होंने आई थिंक 2015 या 16 में अप्लाई किया था प्ली के लिए। तो अभी तक गवर्नर ने इस पे बेसिकली जजमेंट पास नहीं की है। तो वही कह रहे हैं, अब हम किसको बोले, क्योंकि गवर्नर वर्क ऑन एडवाइस एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। तो अब किसको बोले, अब गवर्नर को ही बोलना पड़ेगा ना इस चीज के लिए। तो 2015 में अप्लाई किया था इन्होंने। एंड फिर 2018 में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर को डिसाइड करो भाई, अगर वो फिट है तो करो, नहीं है तो नहीं करो, ठीक है। पार्डनिंग पावर अब किसके पास होती है भाई, प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास, ठीक है। ये पॉलिटी में आपका दे रखा है, आप एक बार दोबारा जाके रिवाइज करिएगा इसको। तो पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर क्या है, अंडर आर्टिकल 161 पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर दी जाती है। गवर्नर कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशंस ऑफ पनिशमेंट्स और सस्पेंड, रिमिट एंड कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन convicted of any offense against any law relating to matter which to which executive power of the state extends, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी ही एक वीडियो बना रखी है, डेडिकेटेड वीडियो, जिसमें सारी टर्म्स का मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। यू कैन सर्च इन द कि ये वाली टर्म से रिलेटेड एडू निर्माण की कौन सी वीडियो है, ठीक है। वरना आपकी पॉलिटी की बुक में भी साफ साफ दे रखा है। तो आई वुड हाईली रिक्वेस्ट यू कि एक बार आप रिव्यू कर ले। गवर्नर कैन नॉट पार्डन डेथ सेंटेंस, ठीक है। तो पार्डन तो कर ही नहीं सकता, ठीक है, डेथ सेंटेंस को, ठीक है। सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो डेथ सेंटेंस को पार्डन कर दे, मतलब कि पहले उसको यह कि तुम्हें मौत की सजा है, कल तुम्हारी फांसी होगी, ठीक है। तो गवर्नर ऐसा नहीं है कि उसको ओवर रूल कर सकता है, ठीक है। गवर्नर थोड़ा उसकी सजा कम कर सकता है, या इस तरीके की पनिशमेंट है, ठीक है, पनिशमेंट को पार्डन कर सकता है कि भाई 10 साल की पनिशमेंट है, ठीक है, हम तुम्हारी पनिशमेंट रोक देते हैं, पर वो डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता। ये सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर है कि मौत की सजा को भी नलीफाई कर देगा। गवर्नर कैन नॉट ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, सस्पेंशन, रेमिशन एंड कम्यूटेशन इन रिस्पेक्ट टू कोर्ट मार्शल, ठीक है। तो कोर्ट मार्शल ये डिफेंस वाला जो एरिया है ना, इधर नहीं कर सकते गवर्नर, ये सारा प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, ठीक है। सो ये थोड़ा डिफरेंस है। देन पैनल टू रिव्यू टीआरपी नॉर्म्स, ठीक है। तो ये जो पैनल है आईबी मिनिस्ट्री के अंडर 4 मेंबर कमेटी का पैनल बिठाया गया है। शशि शंकर वेमपट्टी इनको हेड करेंगे। एंड बेसिकली मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया कि भाई जो टीआरपी रेटिंग है उनके साथ टैंपर किया गया है, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि जो ट्राई की
रिकमेंडेशंस इन ऑफ द रिसेंट रिकमेंडेशन ऑफ ट्राई बोल रहे कि भाई जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो रहे हैं उतना ही ज़्यादा करप्ट प्रैक्टिसेस चालू हो रही है, तो इसको एक बार को देखना पड़ेगा। सो व्हाट आर टीआरपी? टीआरपी क्या है? टारगेट रेटेड पॉइंट्स और टेलीविजन रेटेड पॉइंट्स, रेटिंग पॉइंट्स कुछ भी आप कह लो। ये एक मीटर है, ठीक है, जैसे कि सेंसेक्स होता है, सेंसेक्स भी तो मेजर करता है ना, कैसे कि टॉप 30 कंपनीज कैसे काम कर रही हैं, ठीक है, निफ्टी एंड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो सेम ऐसा ही होता है। तो बेसिकली एक मेजरमेंट है कैसे हमारी जो मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को का इस्तेमाल होता है, एंड इवेल्युएट करती हैं व्यूअरशिप, जैसे कि कौन सा चैनल ज्यादा व्यू हो रहा है। एंड उसी ये किसको मदद मिलती है? जो मार्केटिंग एंड एड वाली जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा मान लो किसी को सर्फ एक्सेल की ऐड करनी है, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग अगर रिपब्लिक टीवी देख रहे हैं तो सर्फ एक्सेल वाले बोलेंगे ठीक है हम रिपब्लिक टीवी को उधर मार्केटिंग उधर की जो ऐड आती है बीच में उनको पैसा, उन पर पैसा लगाएंगे, हम एनडीटीवी पे थोड़ी ना लगाएंगे अगर लोग उसको नहीं देख रहे तो। एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट हाउ मेनी पीपल एंड विच सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी से लोग, कितने लोग ज्यादा वॉच करें एंड हाउ मच टाइम ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड। तो एक आपको एक व्यूअर कैटेगराइज करने के लिए ना, 1 मिनट से ज्यादा अगर आपने टीवी चला लिया ना तो आप एक व्यूअर कहलाते हो, ठीक है। नो नो, इट डजेंट मैटर आपकी एज कितनी है, ठीक है, विच सेक्स विच एज यू बिलोंग, डजेंट मैटर। अगर आपने 1 मिनट टीवी चला लिया ना, कोई भी चैनल चला लिया, सो यू आर रिगार्डेड एज अ व्यूअर। So how is it recorded in India? TRP is recorded by Broadcast Audience Research Council using barometers, ठीक है। It is not barometer, barometer is used to measure pressure and it is barometer, ठीक है। तो ये टेलीविजन पे इंस्टॉल कर देते हैं ऑफ द सिलेक्टेड हाउस होल्ड, ठीक है। अब मान लो कि सिलेक्टेड हाउस होल्ड मुंबई में, हम धारावी में से कुछ 10-12 घर हमने सिलेक्ट कर लिया कि भाई यहाँ पे जो लोग जितने चैनल्स देखेंगे हम उस पे कर देंगे, ठीक है, हम उसके बेसिस पे हम टीआरपी डिसाइड कर लेंगे। पर आप ये सोचो ना, अगर रिपब्लिक टीवी जैसे चैनल को पता चल जाए कि भाई इन्हीं 10 घरों में, तो वो उनको जाके पैसे पकड़ा देंगे कि भाई चलो हम तुम हमारा ही चैनल देखना, और उनकी टीआरपी इवेंचुअली राइज करेगी, है ना। तो ये बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन होती है कि किस हाउस होल्ड पे उन्होंने बारोमीटर लगाया, दिस नीड्स टू बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल, एंड इसी का ब्रीच हुआ दिखा था। सो एज ऑन डेट बार्क हैज इंस्टॉल्ड दीज मीटर्स इन 44,000 हाउस होल्ड अक्रॉस द कंट्री। तो रेटिंग्स इंपॉर्टेंट क्यों है? कि भाई ऑडियंस मेजरमेंट डेटा है, ठीक है। रेटिंग्स आर असाइंड टू वेरियस प्रोग्राम्स ऑन टेलीविजन। टेलीविजन रेटिंग इन टर्न इन्फ्लुएंसेस प्रोग्राम प्रोड्यूस्ड बाय व्यूअर्स, ठीक है, प्रोड्यूस फॉर द व्यूअर्स। इन्फ्लुएंस करेंगे प्रोग्राम्स को कि भाई किस तरीके का देखना चाह रहे हो, ठीक है। अगर मैं एनडीटीवी पे देखूंगी तो वो और ज्यादा हमें जिस तरीके से, मान लो कि कोई यूएस इलेक्शंस है, ठीक है, वो सिर्फ एक ही चैनल दिखा रहा है, सब यूएस इलेक्शंस का उसी चैनल पे देख रहे हैं, तो उनको पता चलेगा कि हाँ लोग इंटरेस्टेड है, तो हम इसी तरीके के प्रोग्राम को ज्यादा प्रोड्यूस कराएं। सो बेटर रेटिंग वुड प्रमोट अ प्रोग्राम वाइल पुअर रेटिंग विल डिस्करेज अ प्रोग्राम, ठीक है। इनकरेक्ट रेटिंग विल लीड टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम्स विच मे नॉट बी रियली पॉपुलर एंड गुड प्रोग्राम्स लेफ्ट आउट हो जाएंगे, जो सेम कंडीशन अभी हुई है। एंड टीआरपी इज द मेन करेंसी फॉर एडवर्टाइजर्स टू डिसाइड विच चैनल टू एडवर्टाइज इन ऑन बाय द कोस्ट, कैलकुलेटिंग द कोस्ट पर रेटिंग पॉइंट, ठीक है। तो बार्क क्या होती है भाई? बार्क हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, ठीक है। सो ये एक इंडस्ट्री है, ठीक है, तो ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री बॉडी जॉइंटली ओन्ड बाय एडवर्टाइजर्स, एड एजेंसीज, ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज, रिप्रेजेंटेड बाय इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि बार्क कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है। नॉर्मली जो एड एजेंसीज वगैरह है, ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज है, टीवी चैनल्स है, उनका भी एक बेसिकली एक बॉडी है, 2010 में बनाई गई थी। आईवी मिनिस्ट्री नोटिफाइड द पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया इन 2014 एंड रजिस्टर किया उसने बार्क को अंडर दीज गाइडलाइंस टू कैरी आउट टेलीविजन रेटिंग्स, कि भाई बार्क आज से तुम टेलीविजन रेटिंग्स करोगे, पर इसका याद रखना ऐसा कोई सरकारी या स्टैट्यूटरी इस तरीके का कोई स्टेटस नहीं है, इट इज जस्ट इंडस्ट्री बॉडी। दैट इज अबाउट यूएस फॉर्मली एग्जिट पैरिस पैक्ट, ठीक है, तो उन्होंने अनाउंस कर ही दिया था फॉर्मली, बेसिकली जो पेपर वर्क है वो पूरा हो चुका है, एंड यूनाइटेड स्टेट हैज फॉर्मली लेफ्ट पैरिस एग्रीमेंट। तो अभी सिर्फ 189, सिर्फ तो नहीं 189 कंट्रीज रह गई है टू द 2015 पैरिस अकॉर्ड, ठीक है। इट इज अ हिस्टोरिक इंटरनेशनल अकॉर्ड दैट ब्रिंग्स 200 कंट्रीज टुगेदर, ठीक है, एंड कॉमन टारगेट लेकर आती है टू रिड्यूस ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन इन एन एफर्ट टू फाइट द क्लाइमेट चेंज। क्या बोलता है भाई पैरिस अकॉर्ड? बोलता है कि भाई हमने 2 डिग्री सेल्सियस से बिलो ही रखना है टेम्परेचर, ठीक है, एंड हम ट्राई करेंगे कि पहली बात तो हम ट्राई करेंगे 1 डिग्री सेल्सियस से तो
बढ़े ही ना, ठीक है, मान लो मतलब एवरेज जो टेम्परेचर होगा, पर हमने 2 डिग्री सेल्सियस से तो ऊपर पहुंचने ही नहीं देना है, ठीक है। तो ये बेसिकली बोलता है पेरिस अकॉर्ड। टू दिस एंड ईच कंट्री हैज प्लेज्ड टू इम्प्लीमेंट टारगेटेड एक्शन प्लान्स दैट विल लिमिट द ग्रीन हाउस गैस इमिशन। एग्रीमेंट्स आस्क रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, वो बोलता है कि भाई तुम तो अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मस्त पैसा कमा गए, ठीक है, अब बच गई डेवलपिंग कंट्रीज, अब उनको भी तो अपनी इकोनॉमी एक्सपैंड करनी है, तो उसके लिए तो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन होगा ही। तो एक काम करो, तुमने बहुत सारा पैसा कमा लिया ना, अब उस पैसे को इन कंट्रीज को दो, ताकि ये सस्टेनेबली उस ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन को कम कर सके, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट टू द डेवलपिंग वर्ल्ड इन क्वेस्ट टू फाइट एंड अडेप्ट टू द क्लाइमेट चेंज। हाउ डज अ कंट्री लीव द एग्रीमेंट? तो पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 28 में ही बोला है कि कंट्री टू लीव पेरिस एग्रीमेंट एंड लेज डाउन प्रोसेस ऑफ इट्स लिविंग। बोला है कि 3 years आफ्टर ही आप, जब ये केम इन टू फोर्स आएगा, मतलब अभी 2015 में आया था ना, तो 2018 के बाद ही आप कोई भी कंट्रीज को फॉर्मली लीव कर सकती हैं। पूरा लीव करने का एक इसमें प्रोसीजर भी दिया गया है, ठीक है। तो अभी ये आपको ध्यान रखना है। देर इज अबाउट बायो डिकम्पोजर टेक्निक। तो हमने काफी टाइम पहले पूसा डिकम्पोजर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो पूसा इंस्टीट्यूट ने बनाया था। तो बेसिकली क्या थी, कैप्सूल्स थी, ठीक है, जिसमें फंगस के स्ट्रेन्स थे, और वो क्या थी, जो स्टबल बर्निंग क्या था, फार्मर स्टबल बर्न कर देते थे। तो ये क्या करती थी कि वो स्टबल को बेसिकली, इसमें फंगस थी, तो फंगस क्या इसको डिकम्पोज कर देती थी, खा जाती थी। वो जो बचे हुए राइस के वो होते थे, हस्क होते थे, उनको खा जाते थे। तो बेसिकली उनको बर्निंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिस विल इवेंचुअली, जो स्मोक की प्रॉब्लम क्रिएट होती है ड्यूरिंग दिस दिवाली सीजन, तो वो कम हो जाती है। एंड जो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा कि भाई ये टेक्निक ने काफी सक्सेस शो की है, तो बहुत अच्छी बात है। एंड गवर्नमेंट वुड नाउ प्रेजेंट दिस ऑल्टरनेटिव इन सुप्रीम कोर्ट ओविंग टू द इफेक्टिवनेस ऑन द कोस्ट, क्योंकि 4 ही कैप्सूल्स काम आ जाती है इसमें। 4 कैप्सूल्स प्लस गुड़ का मिक्सचर, गुड़ से क्या फर्मेंटेशन हो जाएगी, गुड़ का मिक्सचर एंड चिकपी फ्लावर बेसन, उससे क्या होगा, उसको आप मतलब फर्मेंट इट ओवर 8 to 10 days, 8 to 10 days रखो, एंड फिर इस मिक्सचर को स्प्रे कर दो, ठीक है, जस्ट ऑन द क्रॉप स्टबल, ठीक है। एंड फिर वो धीरे धीरे 20 दिन के अंदर अंदर ये डिकम्पोज हो जाएगा। तो क्या चाहिए, इससे बेहतर है ना, क्योंकि इतना तो गैप रहता ही है, 20 दिन तो होते ही है फार्मर के पास, है ना, बीच में। सो हाउ आर दीज बायोडिकम्पोजर्स फॉर्म बाय मिक्सचर ऑफ 7 फंगस है, ठीक है, दैट टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज लाइक लिग्निन एंड पेक्टिन। तो लिग्निन एंड पेक्टिन क्या होते हैं, प्लांट सेल बेसिकली इनसे बना होता है, लिग्निन एंड पेक्टिन से, ठीक है। Fungus thrive at 30 to 32 डिग्री सेल्सियस विच इज टेम्परेचर प्रिवेलिंग व्हेन पैडी इज हार्वेस्टेड, ठीक है। तो जब राइस कटते हैं तब तो इतना ही होता है, एंड अभी तो ऑब्वियसली ठंड हो गई है। सो मिक्सचर इज सफिशिएंट टू कवर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड, जिसमें 25 लीटर ऑफ लिक्विड, 4 कैप्सूल बनाने होते हैं, जैगरी और चिकपी फ्लावर। तो क्या होता है, इससे हम जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको भी ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, एंड इट टेक्स अराउंड 20 days फॉर डिग्रेडेशन प्रोसेस टू बी कंप्लीटेड। बेनिफिट क्या होंगे भाई, फर्टिलिटी भी इंप्रूव होगी, क्योंकि स्टबल क्या है, डाइजेस्ट हो जाएगा और वही सॉइल में मिल जाएगा, है ना। इट इज एन इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड चीपर डुएबल टेक्निक। इट इज एन इको फ्रेंडली एंड इन्वायरमेंटली यूजफुल टेक्नोलॉजी। देन इज अबाउट स्मोक क्या है और ये कैसे डेंजरस हो सकती है। तो इस बार स्मोक का लेवल पिछले साल के अक्टूबर से भी ज्यादा है। स्मोक क्या होती है, स्मोक इज स्मोक प्लस फॉग, ठीक है। तो फॉग में जब स्मोक मिल जाती है तो फॉग स्मोक बन जाता है। इट इज मिक्सचर ऑफ फॉग, डस्ट एंड एयर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, volatile organic compounds which combine with sunlight to form dense layer of ground level ozone, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल ओजोन बेसिकली, ट्रोपोस्फियरिक जो ओजोन है उसकी ज्यादा मात्रा बढ़ जाती है। स्ट्रेटोस्फियरिक ओजोन तो हमारे लिए अच्छी ही होती है, पर ट्रोपोस्फियर ओजोन की मात्रा भी बढ़ जाती है। ओजोन प्रेजेंट हाई इन एटमॉस्फेयर इज गुड, वही मैं जो बोल रही हूँ स्ट्रेटोस्फियर वाली, पर जो नियरर टू द ग्राउंड है, जो ट्रोपोस्फियर वाली है, वो गंदी होती है, एंड दैट कॉज इरिटेटिंग हेल्थ इफेक्ट्स, ठीक है। देन स्मोक कैसे बनती है, इट कंसिस्ट ऑफ ओजोन, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि स्मोक प्लस फॉग, ठीक है, प्लस इसमें ओजोन भी मिल जाती है, मैंने जो ग्राउंड लेवल ओजोन है, ठीक है। तो ओजोन की मात्रा बढ़ जाती है। तो जो ये स्मोक होती है ना, स्मोक, इसमें स्मोक में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और PM10 पार्टिकुलेट मैटर
PM10, ठीक है, और ओजोन भी होती है, ठीक है। एंड फिर ये मिल जाती है फॉग के साथ मिल गई, क्योंकि फॉग तो सर्दियों में लाजमी है बनना, तो उसके साथ मिलकर ये स्मॉग बन जाती है, और ये तभी डिसइंटीग्रेट होती है जब सनलाइट अच्छी खासी आ जाती है। स्मोक कैन बी कॉज्ड बाय लार्ज अमाउंट ऑफ कोल बर्निंग या फिर स्लैश एंड बर्निंग ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, जो दिल्ली में जो सीन रहता है। स्मोक फॉर्मिंग पॉल्यूटेंट्स जनरेट फ्रॉम ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, पावर प्लांट्स, फायरवर्क्स, इवन पेंट एंड हेयर स्प्रे इंडस्ट्री के जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, दे कैन कॉज स्मोक, ठीक है। रोल ऑफ लोकल वेदर फिनोमिनन, ठीक है, अगर टेम्परेचर सनशाइन, अगर टेम्परेचर मान लो धूप निकल आई तो क्या स्मॉग डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, अगर धूप ही नहीं निकली, सर्दियों में यही सीन होता है, तो फिर वो रहती ही है। एंड काम विंड्स है, ठीक है, विंड ज्यादा नहीं, अगर विंड अच्छी खासी होगी तो ये दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगी। ऑन वार्मर डे स्मॉग कैन फॉर्म मोर क्विकली देन अदरवाइज, ठीक है। एंड सल्फरस स्मोक, हाँ, तो ये देखो स्मोक के दो टाइप्स है, सल्फरस स्मोक एंड फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है। तो सल्फरस स्मोक को लंदन स्मोक भी कहा जाता है, एंड जब ज्यादा सल्फर ऑक्साइड होते हैं एयर में, ये तब बनती है। फोटोकेमिकल स्मोक क्या होती है, जब सनलाइट रिएक्ट करेगी विद द सनलाइट, ठीक है, मैं ट्राइंगल से हीट से बना देती हूँ, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब सनलाइट इन पे एक्ट करती है, इनके बॉन्ड्स वगैरह टूटते हैं, तब बनती है फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है, याद रखना आप, ये इंपॉर्टेंट है। स्मोक के दो टाइप्स होते हैं। हेल्थ इंपैक्ट्स क्या होते हैं, इनहेलिंग स्मोक ओवर लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम में आपकी जो ब्रीदिंग पैसेज है, ठीक है, ब्रोंकियोल्स, ट्रैकिया, उधर इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ठीक है। एंड वेरी सिमिलर टू सिगरेट स्मोकिंग, तो ऐसा लगा लो कि सब यूनिवर्सली सिगरेट पी रहे हैं दिल्ली पे, ये वाली चीज हो जाती है। स्मोक स्किन कॉज इन्फ्लेम्ड लंग्स, इन्फ्लेम्ड लंग्स से क्या होगा कि जो जब हम क्या पढ़ते हैं, साइटोकाइन स्ट्रॉम पढ़ा था हमने, है ना, कि जो साइटोकाइन स्ट्रॉम होता है, जब ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि कोविड की वजह से, है ना, लंग्स में, सो साइटोकाइंस बहुत सारे रिलीज होते हैं, तो सेम चीज इनके साथ होती है स्मोक में। तो स्मोक क्या है, तो लंग्स को इन्फ्लेम करेगी और फिर बहुत सारे साइटोकाइंस रिलीज होगी, इससे क्या होगा, ब्लड क्लॉट्स बन जाएंगे, एंड पीपल विद कार्डिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, उनको फिर ज्यादा सीवियर वाली दिक्कत होगी। सो दिस इज मोर और लेस सिमिलर टू कोविड वाले सिम्टम्स आते हैं इसमें। कोविड कैन ड्राई आउट द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, ठीक है, ड्राई कर देगी आपकी नोज एंड थ्रोट को, एंड बेसिकली आपकी जॉपर्टाइज कर देगी योर बॉडी एबिलिटी टू रेजिस्ट, इन्फेक्शन को रेजिस्ट करने की पावर कम हो जाएगी आपकी, एंड ग्रेटली डिक्रीज द यूवी रेडिएशन लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स लाइक विटामिन डी, ठीक है। डिक्रीज तो कर देगी यूवी रेडिएशन को, क्योंकि एक लेयर, यूनिफॉर्म सी लेयर बन जाती है, पर जो ठीक ठाक यूवी हमारी बॉडी के लिए है वो भी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, और विटामिन डी का जो एलिमेंट है जो सनलाइट से हमें मिलता है वो कम हो जाएगा। देन इज अबाउट नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज, तो नेबरहुड आ जाएगा तो थोड़ा आप ऐसे याद रख लेना, नेबरहुड क्या है, पड़ोसी, पड़ोसी क्या महुआ के में आएगा। सो यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया गया है। इट इज अ चैलेंज फॉर सिटीज टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट इनिशिएटिव्स टू प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ लाइफ टू छोटे बच्चे, केयर गिवर्स एंड फैमिलीज। तो 100 जो स्मार्ट सिटी मिशन है, ठीक है, उसमें ओपन किया जाएगा, एंड जो पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 5 लाख स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी कैपिटल, तो चैलेंज है बेसिकली कि कैसे इनिशिएटिव्स हम डेवलप करें ताकि क्वालिटी बढ़ सके, बेटर क्वालिटी हो यंग चिल्ड्रंस की लाइफ की। क्या पार्क वार्क बढ़िया बना देंगे, है ना, केयर गिवर्स एंड फैमिलीज की, तो बेसिकली उनको एक अच्छा खासा इन्वायरमेंट प्रोवाइड हो, स्ट्रेस फ्री, एंड जहाँ पे लोग अच्छे खासे कम्युनिटी इंगेजमेंट हो पाए। देन लुहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव कर दी है फंडिंग ऑफ 1810 करोड़ फॉर द 210 मेगावाट लुहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन सतलुज रिवर इन हमारे हिमाचल प्रदेश। तो आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, सतलुज रिवर के बारे में आप मुझे सब बताओगे, कहाँ से ओरिजिनेट करती है, कौन सी स्टेट से पास होती है, कौन सी रिवर से वापस मिलती है, एंड फिर इवेंचुअली तो अरेबियन सी में ही ड्रेन होती है। देन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन शिमला एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, तो आपको पता ही चल जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट बटरफ्लाई स्पीशीज, तो भाई आर्टिकल में आए हैं तो सारी याद करने की जरूरत नहीं है, ब्रीफ ओवरव्यू में मैं आपको दिखा देती हूँ। बटरफ्लाई सीजन यूजुअली बिगिन विद ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून एंड बस ट्रेंड्स टू कंटिन्यू पोस्ट मॉनसून वेल इनटू फरवरी। दिस ईयर स्पेशली मेनी रेयर स्पीशीज देखी गई है, तो हम देख लेते हैं, मैंने आपकी सहायता के लिए फोटोज भी इंसर्ट कर दी है। स्ट्राइटेड 5 रिंग, ठीक है, तो 5 रिंग, स्ट्राइटेड 5 रिंग इस तरीके की बटरफ्लाई है, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके की 5 रिंग्स होती हैं, तो ये वो वाली बटरफ्लाई है। नीलगिरी प्लेन एस, ठीक है, ये प्लेन ही है तो इसलिए प्लेन एस है। इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई 130 साल बाद रीडिस्कवर की गई है। मार्बल्ड मैप बटरफ्लाई, तो देखो मार्बल की तरह दिखती है ये, ठीक है, इसके विंग्स,
ठीक है। एंड विशाखापट्टनम में देखी गई, प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल सेकंड ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सारे शेड्यूल्स आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। रेयर स्पीशीज कहाँ पाई गई? हिली फॉरेस्ट ऑफ सिक्किम, अरुणाचल, झारखंड, भूटान एंड म्यांमार। तो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में आप इसको देख सकते हैं। मालाबार बैंडेड पीकॉक, ये एंडेमिक है, साउथ इंडिया में पाई गई है। तो मालाबार आ गया तो आप बता ही सकते हो ना, साउथ इंडिया में पाई गई है। ट्री निम्फ क्या है भाई? ये ब्लैक स्पॉट रिजेंबलिंग टू व्हाइट पेपर वॉल्फिंग थ्रू द एयर, वॉफ्टिंग थ्रू द एयर, एंड ये साउथ इंडिया के लिए एंडेमिक है। तो ये ट्री निम्फ आप देख सकते हैं। ब्रांडेड रॉयल के बारे में दिखा देते हैं। तो ये रॉयल है, रॉयल रेड में दिखती है ये, ठीक है। तो ये नीलगिरीज में पाई गई है आफ्टर अ गैप ऑफ 130 ईयर्स, ठीक है। 130 ईयर्स के बाद ये दोबारा से देखी गई है। ब्लू मॉर्मन देख लेते हैं, देखो कितनी सुंदर बटरफ्लाई है, ब्लैक कलर्ड वेलवेट विंग्ड बटरफ्लाई, ठीक है, बहुत ही रॉयल टाइप की है। स्पीशीज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स एंड पटना तक देखी गई है इसको। देन इज अबाउट स्पॉटेड एंजल बटरफ्लाई, देख लो स्पॉटेड है, इसमें काफी सारे स्पॉट्स हैं, एंड रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में पाई गई है, ठीक है। देन इज अबाउट लिलियक सिल्वर लाइन। तो लिलियक सिल्वर लाइन देख सकते हैं, वॉज अ प्रोटेक्टेड स्पीशीज हुज ब्रीडिंग पॉपुलेशन सिर्फ बेंगलुरु में ही पाई गई है, ठीक है। पहले तो अरावली राजस्थान में देखा गया पर ये प्रोटेक्टेड स्पीशीज है, जहाँ तो वहां पे जो बेंगलुरु है उधर वहां पे प्रोटेक्ट किया हुआ है इसको, एंड उसकी वहां पे बेंगलुरु में फिलहाल ब्रीडिंग पॉपुलेशन पाई गई है। देन इज अबाउट डेटा मेच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क। तो महुआ ने ही इसको लॉन्च किया गया है टू इवेल्युएट डाटा इकोसिस्टम ऑफ सिटीज, ठीक है। तो बेसिकली ये सपोर्ट करेगी सिटीज को इन द क्रिएशन ऑफ कल्चर ऑफ डाटा अंडर द डाटा स्मार्ट सिटीज इनिशिएटिव ऑफ स्मार्ट सिटीज मिशन। तो स्मार्ट सिटी मिशन का एक और कंपोनेंट है डाटा स्मार्ट सिटीज होनी चाहिए, तो उसके कल्चर ऑफ डेटा को बेसिकली मॉनिटर कर रही है डाटा मेच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क। कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इनेबल सिटीज टू असेस देयर ओन डाटा मेच्योरिटी विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क कवरिंग एस्पेक्ट्स ऑफ इनेबलिंग पॉलिसीज। किस तरीके की पॉलिसीज सिटीज अपने आप को असेस कर पाएंगी? अपने आप को तो नहीं, यही असेस करेगा किस तरीके की पॉलिसीज प्रेवलेंट है उस स्टेट में, तो जो उनकी डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, गवर्नेंस स्ट्रक्चर किस तरीके का है, डाटा मैनेजमेंट कैसा है, कैपेसिटी बिल्डिंग कितनी है, कितने लोगों को लगाया हुआ है उन्होंने मैनेज करने में, स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट कैसी है एट द सिटी लेवल। देन इज अबाउट लीशमानिया डोनोवानी। लीशमानिया डोनोवानी इज अ प्रोटोजोआ, ठीक है। एंड तो लीशमानिया डोनोवानी प्रोटोजोअन पैरासाइट्स है जो इन्फेक्ट करता है मैक्रोफेजेस को। मैक्रोफेजेस क्या है? हमारी बॉडी में होती है, बेसिकली इम्यूनिटी का पार्ट है, जो डिस्ट्रॉय करते हैं, मैक्रोफेजेस डिस्ट्रॉय करते हैं, कोई भी घुस जाता है शरीर में, एंटीजन घुस जाता है, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, एंड इट इज अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ काला आजार। तो काला आजार एक बीमारी है जो लीशमानिया डोनोवानी कॉज करता है। इट इन्फेक्ट्स मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम इंक्लूडिंग स्प्लीन, लिवर एंड बोन मैरो, ठीक है। तो ये जो लीशमानिया डोनोवानी है मैक्रोफेजेस को भी अफेक्ट करेगा। मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम, तो ये मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम क्या होता है? फैगोसाइट सिस्टम क्या होता है? जो एंटीजन होते हैं, ठीक है, या डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, उसको खा जाते हैं। तो लीशमानिया डोनोवानी क्या होता है? वो इसे छोटा मोटा काम नहीं करता, सीधा जो खा जाते हैं ना, जो इम्यूनिटी बेसिकली बूस्ट करते हैं हमारे शरीर में, उन्हीं को ही अफेक्ट कर देता है, एंड डायरेक्ट स्प्लीन, लिवर एंड बोन मैरो को अफेक्ट करता है दिस प्रोटोजोआ। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली जनरल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज डिस्कशन। 2 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।